क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? दिख तो नहीं रहा है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। दरअसल देखिए, कई नामों की चर्चाएं हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस का दिग्गज चेहरा कहा जाता है। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, जिन्होंने पलटकर पार्टी को भी बहुत कुछ दिया। तो ऐसे में वो क्यों जाना चाहते हैं, या जो चेहरे चले गए? आप देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ऐसे ऐसे चेहरे दूसरे दलों की ओर चले गए, एक शिवसेना में, एक बीजेपी में, कि कांग्रेस खुद हतप्रभ है। क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या इसी तरीके से 2024 में पार्टी ये सोच रही है कि वो मोदी से टक्कर ले पाएगी, ब्रांड मोदी से टकरा पाएगी? आज इन्हीं सवालों को टैकल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट विकास सोमानी जी जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, बीजेपी से ये है, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस की ओर से, और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, दो तीन ही कंडीशन बनती हैं। पहला तो ये कि या तो इनको खुद का भविष्य नहीं दिख रहा होगा, ऐसे चेहरों को जिनके बारे में अटकलें हैं, या जो चेहरे छोड़ के चले गए, या उन्हें पार्टी का भविष्य नहीं दिख रहा होगा, या बीजेपी को उनमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें उनकी जरूरत है। देखिए स्वप्निल जी, सबको अपने बेटों को इस्टेब्लिश करना है आगे। अब बेटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको स्वार्थों की पूर्ति जब तक देखिएगा। जो इंदिरा गांधी के जमाने से पार्टी में रहा, और अब वो अभी बोलने से तो भी कतरा रहे हैं। अब देखिएगा, छिंदवाड़ा में उन्होंने सम्मेलन किया कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के साथ हम हमेशा रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं बोले वो। छिंदवाड़ा से हमारा संबंध आज भी है, कल भी है, और आने वाले समय भी रहेगा। मतलब है कि जिस तरह से वो दिल्ली आ गए हैं, और हमारे यहाँ से भी देखिएगा जिस प्रकार से बागीडोरा से जो जीत के आते हैं, तो CWC के सदस्य हैं, जो पुरोहित जी की पार्टी का जो सबसे बड़ी होती है कमेटी, उसके मेंबर हैं वो, और मंत्री भी रहे हैं, और उनकी पत्नी जिला प्रमुख भी है। अब उनका दिल क्यों पता नहीं क्यों घुट रहा है। अब देखिएगा, जब वो देखिए मंत्री थे तो बहुत कुछ मिल रहा था उनको। वो कह रहे 3 साल मंत्री नहीं बनाया मुझे। उससे पहले 2013 में जब मैं जीत के आया था CWC, वो क्या मैं प्रतिपक्ष का नेता बनने के लायक था, लेकिन रामेश्वर डूडी को बना दिया, मुझे नहीं बनाया। और इस बार भी बनने के लायक था, मुझे नहीं बनाया, टीकाराम जूली को बना दिया। लेकिन उनसे जब कहो कि जब आप पार्टी में, जब आपके अशोक गहलोत ने SOG के माध्यम से जब आपके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था, पुरोहित जी को पता है, भगवानलाल शर्मा के साथ बातचीत करते हुए पकड़े गए थे ये जब। अब वो पता नहीं क्यों अशोक गहलोत ने ड्रॉप आउट कर दिया, क्यों नहीं निपटाया समय रहते हुए, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। अब देखिएगा, खिलाड़ी राज बेरवा है, वो देखिए धौलपुर से आते हैं। धौलपुर में स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहती है आ जाए तो अच्छी बात है। उदय आजना के तो आपने IT की रेट डाल रखी थी। इसके अलावा राजेंद्र यादव के यहाँ भी आपने श्याम सुंदर जी, देखिए, दो चीजें हैं। या तो ये खुद से बीजेपी के संपर्क में जा रहे हैं, या बीजेपी इनसे संपर्क कर रही है। यही दो चीजें हो सकती है ना। देखिए स्वप्निल जी, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि आप डूंगरपुर नहीं जीत सकते अगर बीजेपी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां 4 तो कांग्रेस जीती है और 1 बीजेपी जीती है, और डूंगरपुर में 1 बीजेपी 1 कांग्रेस। तो इस चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसलिए इस व्यक्ति को लाना जरूरी है। मोदी जी ऐसे नहीं कि हर एक को ला करके कहेंगे कि भाई आओ लड़ो चुनाव जीतो। देखिए, लालचंद कटारिया है, जयपुर ग्रामीण से अब क्यों छोड़ के जा रहा है? केंद्रीय मंत्री बनाया, सब कुछ किया, और बार बार छोड़ रहा था। बीच में भी छोड़ रहे थे कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनूं, तो मैं ठीक हूँ, कांग्रेस में रहूं तो नहीं रहूं। तो ये जो परिस्थितियां जिस तरह की बन रही है, और भीलवाड़ा में एक रामलाल है जो जिला अध्यक्ष है, वो भी कहने में भी जा रहा। तो ये इतने सारे नेता जा रहे हैं इसलिए कि अब उनको लग रहा है कि भविष्य में जीतने के लिए तो बीजेपी जरूरी है। ठीक है। अब कांग्रेस देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे लोगों को लिया, और बीजेपी ने भी लिया, और वो जीत के भी आ गए। आजकल वो कांग्रेस की जगह बीजेपी के देखते, विकास चौधरी जो किशनगढ़ से MLA है, वो तो बीजेपी के थे, पुरोहित जी की पार्टी के MLA है आजकल। देखिए, ये है, और लोकसभा के चुनाव में। ठीक है श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। पौरुष भाई के पास मैं जाना चाहता हूं। पौरुष भाई, देखिए क्या होता है ना, किसी के साथ लगातार बुरा हो तो उसके लिए बुरा लगने लगता है। मुझे कांग्रेस के लिए बुरा सच में लगने लगा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे ना मजबूत विपक्ष पसंद है, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए विपक्ष में किसी का होना भी तो जरूरी है। अगर एक एक करके लोग पार्टी छोड़ते जाएंगे तो कैसे चलेगा सर?
स्वप्निल जी, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं, परंतु मेरा भी थोड़ा सा जो इस टॉपिक पे सोचना है, मेरा सोचना ये है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है, मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। जिन बेचारों ने 70 साल से जो लगातार विपक्ष में रहे, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, झूठ बोल के, पाखंड रच के, संघर्ष करके सड़क पे जो भी साम दाम दंड पे जो नीतियां होती है उन बेचारों को अपना करके बड़ी मुश्किल से सत्ता तक आए, और जब ये सत्ता में आए उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति हो गई कि कांग्रेसी नेताओं पे चाहे ढोल डालते हैं, चाहे ईडी के दबाव डलवाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से साम दाम दंड पे उनको लेकर के आते हैं, और वो आकर के हमारे यहाँ से गए हुए लोग इनके यहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। असम में देखिए आप, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और बेचारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता जो कल तक वो हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप बताकर उनको गरियाते थे, क्या आप उनका टैलेंट नहीं खोज पा रहे? गरियाते थे। और आज सुनिए, और आज वो लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के वो लोग मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और बेचारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कमलनाथ या नकुलनाथ है ना, इनका टिकट नहीं कटना था, हर कोई जानता है इनका टिकट नहीं कटना था, और टिकट तो इनके लिए मसला ही नहीं है, फिर इनका मसला क्या होगा? ये तो डरते भी नहीं है, तो ये इसीलिए छोड़ रहे हैं ना क्योंकि इन्हें कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा। अपना भविष्य तो उन्हें पता है, टिकट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। स्वप्निल जी, आपने मालवीय जी का कल या परसों स्टेटमेंट सुना होगा, और जो भी चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हम लोग अपनी पार्टी को अपनी मां कहते हैं कि हमारी पार्टी हमारे लिए हमारी मां समान है। और आप देखिए कि एक आप स्थिति की कल्पना कीजिए कि माता अगर बूढ़ी हो जाए, मां बीमार हो जाए, तो एक जो सपूत बेटा होता है वो अपनी मां के साथ, चाहे वो भले मां के अच्छे समय में बाहर कहीं चला जाए, विदेश में व्यापार के लिए चला जाए और किसी कार्य चला जाए, परंतु जब माता उसकी बीमार होती है तो एक जो सपूत बेटा होता है वो उस स्थिति में अपनी मां के साथ रहता है, मां का इलाज करवाता है, मां के साथ खड़ा रहता है, बिल्कुल मां को विश्वास दिलाता है, मां तू चिंता मत कर, तेरा सपूत बेटा तेरे साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में जो छोड़ के जाने वाला होता है निश्चित तौर पर कपूत होता है। और देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, एक मिनट बस, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि मीडिया जो कांग्रेस पार्टी से सवाल कर दिएगा, आप क्यों छोड़ गए? मैं कह रहा हूँ आपको ये सवाल बल्कि उन नेताओं से करना चाहिए जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, आप उसको छोड़कर क्यों आ रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई आप सारे कांग्रेस से नहीं आओगे तो आपके बेचारे कार्यकर्ता जो 17 साल से संघर्ष करें, इनको बेचारों को क्या दोगे आप लोग? अरे नहीं, 2 सेकंड, मैं उससे जुड़े सवालों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले पौरुष भाई, आपने जो कहा, आपने एक बूढ़ी मां का उदाहरण दिया, तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या कांग्रेस बूढ़ी हो गई? और दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस को जवान रखने के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। बीमार शब्द कहा मैंने, बीमार है। आपने बूढ़ी भी कहा था सर, बूढ़ी मां कहा था। हाँ। तो क्या कांग्रेस बूढ़ी हो गई? और दूसरा, क्या उसे चिर यौवन रखने की कोशिश पार्टी की तरफ से कभी हुई? आपने झांक कर देखा? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या हमारा राजनीतिक जीवन हो या फिर कोई हमारी व्यापारिक कंपनी हो या फिर आपके चैनल से देखने, आप मीडिया चैनल, देखिए सदा दिन एक से नहीं रहते, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। निश्चित तौर पर दिन होता है तो उसके बाद रात भी होती है, रात के बाद पुनः सवेरा होता है, पर देखिए फर्क जो होती है कि व्यक्ति की अपने संगठन में निष्ठा कितनी। और देखिए एक बात और कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर जो भी व्यक्ति राजनीति करता हो, यदि वो सच्चा राजनेता होगा तो राजनीति विचारधारा का सर्वोपरि स्थान। आपकी बात आ गई, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शरीर में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में कहा जो कि फिलहाल भाजपा में है, आज जब लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें यह याद ही नहीं आता कि वो कभी कांग्रेसी थे। क्या उनकी इंडिपेंडेंट छवि इसका कारण हो सकती है? यह भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब मैं सोमानी जी आपके पास आ रहा हूं। सोमानी जी, आपने कहा था कि देश कांग्रेस मुक्त होगा, पर बीजेपी कांग्रेस युक्त होगी, यह नहीं कहा था आपने। शिविल जी, आप जो कहना चाह रहे हो, जो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ। आप बताइए, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ने की बात कह चुके हैं, छोड़ चुके, और आप देखिए कपिल सिब्बल जैसे नेता, बड़े बड़े नेता, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता, जतिन प्रसाद जी जैसे नेता, जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ करते थे, उनके सिपह सलार हुआ करते थे, उनके साथ घुमा करते थे। आप मुझे बताइए कि इस तरह की स्थिति कांग्रेस में हो चुकी है कि कांग्रेस का कोई कद रीति नीति नहीं है। जब किसी पार्टी की एक लाइन बोलूं, जब किसी पार्टी की रीति नीति खत्म होने लगती है तो नेता छोड़े। अब मिलिंद देवड़ा आपके साथ नहीं गए? अरे हमारे साथ नहीं गए, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं हमारे साथ गए, गुलाम नबी आजाद साहब के लिए भी नहीं कह रहा हमारे साथ, पर वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। बात सुनिए, कांग्रेस की रीति नीति खत्म हो चुकी है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, चाहे वो किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, या कांग्रेस में सक्रिय होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके पीछे आखिर ये कारण क्या है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में आज ये दुविधा उत्पन्न हो चुकी है। विकास जी, एक बात बताइए कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या आपकी पार्टी उनका स्वागत करेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक स्वागत पार्टी करेंगे है। और देखो, स्वागत जैसा शब्द है कि जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, पार्टी राष्ट्रीय तो आप उनको ले लेंगे, वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात पूरी करूँ आपकी आवाज सुनो सिविल। राष्ट्रीय तो देश हित के लिए जो कार्य कर रही है पार्टी, और पार्टी में कोई सदस्य से जुड़ता है, मान लो पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, तो पार्टी का विशाल संगठन है। ठीक है। और पार्टी एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि कार्यकर्ता चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राजस्थान के स्तर पे हो, जो पार्टियों में आ रहे हैं अपनी विचारधारा के होते हुए, और कांग्रेस की स्थिति जो अभी कांग्रेस की स्थिति डाउन हो चुकी है। एक जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा सवाल तो आप लोगों ने कई बार टैकल कर लिया, लेकिन कमलनाथ से जुड़ा सवाल मैं आपसे करता हूं। 9-10 महीने कुछ उन्होंने सत्ता में बिताए सीएम के तौर पर, उन 9-10 महीनों में उन्होंने राजस्थान का हक मारा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बीजेपी कहती है। ईआरसीपी पर जब अशोक गहलोत ने प्रस्ताव भेजा, जिस पर वो 7 महीने बैठे रहे और उस पर कोई जवाब नहीं दिया, और बाद में फिर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने राजस्थान का हक मारा। ऐसा व्यक्ति आएगा, भले आपकी विचारधारा का अब हो गया हो, आप उसे माफ कर देंगे, आप उसे ले लेंगे? आप क्या मुंह दिखाएंगे फिर राजस्थान? कमलनाथ जी, ये सब आप ही ने गिनाए हैं, ये सब आप ही ने बताया है। और मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान मोदी जी ने भी कमलनाथ पर इतना पानी फेंका है, कीचड़ उछाला है कि आप खुद नहीं सोच सकते। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा सिविल जी, इसमें स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी कोई स्वयं अपने मर्जी से मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कांग्रेस की विचारधारा से मुख्यमंत्री बने हुए थे। और कांग्रेस की विचारधारा जो है, वो विचारधारा ऐसी है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा हो गई है। कि जगह जगह जहां भी जब भी वो यात्रा पे निकलते हैं, तो भारत के जो उनके नेता कांग्रेस के टूट के जाने लगते हैं, उनकी रीति नीति के आधार पर देखा जाए। और एक और है, जब कोई मैंडेट होता है, कोई सरकार काम करती है, तो कांग्रेस की जब वहां सरकार थी, तब एक डिपेंडेबिलिटी का जो ईआरसीपी का जो लेटर भेजा था, तो उस लेटर पे उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो सहयोग नहीं करने का कारण यह था कि वो एक कांग्रेस के विचारधारा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आज कोई व्यक्ति क्या बचाव ढूंढा है सर? एक मानना पड़ेगा विकास भाई आपको, एक बात कि बचाव ढूंढा है। आप सुनिए, वो व्यक्तिगत लेवल पे जो कांग्रेस की विचारधारा, ठीक है, जब इस मैंडेट पे काम कर रहे हैं विकास भाई, ठीक है श्याम जी, वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं कहा जाता भाई, ठीक है 2 मिनट। श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि भाई ऐसे चेहरे जा रहे हैं जो बीजेपी के लिए बूम हो सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं ऐसे चेहरे जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए तो बूम नहीं बने ना। तो कांग्रेस का एक तर्क तो गया वहां पर, और बीजेपी का दूसरा तर्क कि हम सबको माफ कर सकते हैं अगर वो हमारी विचारधारा पर आ जाए, ये भी गलत नहीं है तो सियासत ही। देखिए सप्लीम जी, क्योंकि अब विकास जी का तो वो कैडर है भी नहीं सोचने का जो मोदी और अमित शाह का है, उनके निर्णय को ये चैलेंज कर ही नहीं सकते, ये तो स्वीकार करेंगे हमारे मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। अब देखिए, जहां जहां स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी की, वहां व्यक्ति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, अब 2019 की बात करें, छिंदवाड़ा से कौन जीता था? उनका बेटा जिता के लाए थे। अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाए थे, वो जिता के लिए आए थे। अब उनके बेटे की जीत मेरे को लग रही है चुनौतीपूर्ण बन रही है, इसलिए परोस जी आपकी पार्टी को छोड़ने के लिए इच्छा इसलिए हो रही है उनकी, क्योंकि भाई कांग्रेस में रहेंगे तो जिता नहीं पाएंगे। नहीं, कब तक जिता पाएंगे? सवाल ये भी है कि कब तक जिता पाएंगे। अब देखिए, अभी तो क्योंकि देखिए उनका बेटा अगर मंत्री बन जाएगा केंद्र में, तो उनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी ना, वो तो सब कुछ हो चुके। कमलनाथ के साथ तो कुछ होना नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया उन्होंने, सब कुछ हो लिया। और क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स के छापे आपे करेंगे तो कमलनाथ को परेशानी तो हो सकती है। देखिए, इसलिए कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में जाने का कारण भी यही बता रहे हैं कि राम हम बाहर रहेंगे तो हमारे लिए वैसी दिक्कत हो जाएगी, बंद कर देंगे तो उठा करके। इसलिए क्योंकि वहां चले जाएंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमको किसी न किसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अब देखिएगा लालचंद कटारिया को जयपुर ग्रामीण से अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो जीत भी सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। अच्छा। देखिए, झुंझुनू है, डूंगरपुर है, दौसा है, अजमेर है, नागौर है और अलवर है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर तालमेल ढंग का कैंडिडेट मिल जाएगा बीजेपी को, तो जीतने में आसानी होगी, नहीं तो जीतना मुश्किल भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि क्योंकि हाँ, ये बड़ा सुनने में आ रहा है, ये बड़ा सुनने में आ रहा है। विकास जी को बताना चाहिए कि किसी भी बीजेपी की शख्सियत ने आकर अब तक मीडिया में चल रही इन खबरों को खारिज नहीं किया है कि आपके 15 के आसपास चेहरे लोकसभा चुनावों में काटे जा सकते हैं, जो सांसद हैं उनको बदला जा सकता है। तो उनके फिलर आप पार्टी में से नहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर से ढूंढ रहे हैं, क्या ये हम मान लें?
सुमिल जी, आप देखें कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में लोकसभा के, आप दोनों में 25-25 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और तीसरी बार भी आप देखेंगे कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अपने आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। विधानसभा में हार गए, है ना? आपके सांसद विधानसभा में हारे, तो उनको अब आप लोकसभा का तो चुनाव लड़ाएंगे नहीं, ये तो तय है। देखिए, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देगी कि वो सामूहिक रूप से निर्णय होता है, यहाँ कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है कि इनको इन्हें नहीं दिया जाएगा, या जैसा ही सामूहिक रूप से निर्णय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र जिंदा है, या किसी आलाकमान नहीं है कांग्रेस की तरह कि जिसको चाहे वो छोड़ के चले गया, जिसको चाहे छोड़ दिया, जिसको चाहे खड़ा कर दिया। एक सिस्टम जो है पार्टी का, एक आंतरिक रूप से जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो बखूबी से निभाते हैं। ऐसा छोड़ा भी तो नहीं है कि कोई अगर आपको छोड़कर जाए तो वहां जा पाए। नहीं छोड़ने का, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं बार बार इस बात का लगा रहे थे, कितने नेता जा रहे हैं छोटे, देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिविल एक बात कहना चाहूंगा, राजस्थान में कितने ब्यूरोक्रेट्स भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, आप सुनना, आप कई, मैं समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, जो चाहे आप कई भी लोगों को ले लो समाज के, अपने यहाँ राजस्थान में भी देख लें, जो समाज के सिरमौर थे वो भी कांग्रेस से जुड़े, कई ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स वो कांग्रेस से हटके और बीजेपी से जुड़े। तो जो ऐसे लोग कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए थे वो जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके पीछे कौन सी ईडी लग रही है? सोशल लोगों के पीछे कौन सी ईडी लग रही है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की पीछे कौन सी ईडी लग रही है? ये आपके पास माहौल बनाया जा रहा है कि ईडी ईडी। देखिए, मैं पहले ही आपसे ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग रहा हूं, पर कहावत है और मुझे इसका कुछ सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कई चेहरे ये सोचने लगे हैं कि कहीं हमारी स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह ना हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को पौरुष भाई? क्योंकि पार्टी किस दिशा में बढ़ रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा सिवाय राहुल गांधी के। पौरुष जी। स्वप्निल जी, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए आपकी बात से कनेक्ट करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, शायद 10-12 साल के रहे होंगे, तो उस समय की जो अमिताभ बच्चन जी वाली और धर्मेंद्र जी वाली जो दौर की जो फिल्में हुआ करती थी, उनमें जो होता था वो विलेन जो होता था वो जाकर के एक काम करता था, वो सामने कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता था, उसको अपनी बात मनवाने के लिए सामने उसकी टेबल पे रिवॉल्वर रखता था और एक हाथ में नट नोटों की अटैची रखता था, उसको बोलता था भाई दोनों में से एक चीज चुन लो, तुम्हारे को क्या चाहिए। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से बहुत ज्यादा प्रेरणा ली है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उनको पद का लालच रखती है सामने वाले के ऊपर, दूसरी तरफ ईडी की और सीबीआई के रेड का जो उनको विकल्प देती है, सामने वाले को बोलते हैं भाई आपको क्या चाहिए, इनमें से आप देख लीजिए। मालवीय जी वाली हम बात करना चाहेंगे। मालवीय जी वाली जो बात की, अभी आपको जो ऐसी स्थितियां बदल दे, उन पिक्चरों में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र पूरी दुनिया पलट देते थे सर। आप तो 10 साल में कुछ नहीं पलट पा रहे हैं, वो 3 घंटे में दुनिया बदल कर चले जाते थे। मैंने अमिताभ बच्चन जी के दौर वाली बात कही है, मैंने अमिताभ बच्चन जी को ऑफर किया, मैं ये वाली बात नहीं कही। अमिताभ बच्चन को ऑफर नहीं किया, उन्हीं पिक्चरों में जिसमें अमिताभ बच्चन का दौर था, नायक भारी पड़ता था ना सर। बात कर रहा था, पर आपके पास नायक कहां है? मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी मालवीय जी वो आपकी पार्टी के सांसद रहे हैं, वो छोड़ के चले गए। अमिताभ बच्चन आपकी पार्टी के सांसद रहे हैं। नहीं, पर आप जानते हैं श्याम जी, 2 सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन श्याम जी, वो अमिताभ बच्चन की दुखती रग है, वो कांग्रेस की दुखती रग नहीं है। खैर पौरुष भाई, दूसरी बात कहना चाहूंगा अभी स्वप्निल जी, फिर देखिए एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि देखिए, जैसा कि अभी श्याम जी ने भी कहा कि ईडी का प्रयोग जिस प्रकार से हो रहा है, अभी मालवीय जी वाला केस देख लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जो है दिनेश कोडनिया जी के ऊपर ईडी ने जो है पेपर लीक के मामले में पूछताछ की थी, और कुछ दिन पहले बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार को पत्र लिखा था उन्होंने। और उस पत्र लिखने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि बांसवाड़ा और उस वाली बेल्ट में बीजेपी के पास तो नेताओं का अभाव है, हम तो सबको पता है चीज। अरे आप सुनिए एक बात, आप कह रहे हो कि विकास जी एक लाइन का मैं जवाब दे दूं। आपकी बारी, एक लाइन सुनिए, 2 मिनट मैं अलाउ कर रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात का जवाब दूं। 1 मिनट, मैं सिर्फ 30 सेकंड उनको दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब देंगे, फिर आप जारी रख लीजिएगा, ठीक है विकास जी? आप एक ईडी का बहाना बना देते हो कि ईडी की कार्रवाई दिनेश कोडनिया की वजह से ये कर रहे हैं, तो आप मुझे विवेक गोयल जी को भी तो नोटिस मिला था ईडी का, तो विवेक गोयल जी गहलोत साहब तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो नोटिस दिएगा था ईडी का। आप चाहिए, सुनिए एक बात तो सुनिए, आप ईडी को कहीं भी नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक मामले में ईडी का नाम ले लो बार-बार, आप अपने कांग्रेस की बात देखिए। देखिए स्वप्निल जी, इन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया, इन्होंने
आपने कहा कि मतलब अमिताभ बच्चन तो नहीं जाया करते थे, वो उनके आगे नहीं झुका करते, हीरो होते थे, फिल्मों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल अशोक गहलोत जी वो अमिताभ बच्चन है कि जो नहीं झुके। कुछ लोग अधिकारी होते थे बेचारे, डर के हमारे ले लेते फिल्मों में, पैसे उठा लेते थे, उन्होंने वो उठा लिया। और देखिए दूसरी बात देखिए मुद्दे पे आते हैं, देखिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट स्वप्निल जी, देखिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किन कांग्रेसी नेताओं ने ज्वाइन करी, इस पे हम लोगों ने डिबेट कर ली, परंतु हमें ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ दिनों में और भी खबरें चली है। ये 3 गैंगस्टर जो हैं यूपी में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। बुलंदशहर में गैंगस्टर राकेश शर्मा, जिसने गाजे बाजे के साथ बीजेपी ज्वाइन करी, 3 जिलों में 302, 307 सहित गंभीर धाराओं में 18 केस दर्ज है। ठीक है, नहीं, 2 सेकंड, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं परुष भाई, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि इस बार जब लोकसभा के टिकट घोषित होंगे ना, और फिर आप लोग एफिडेविट देंगे जब चुनाव आयोग को, तब मैं आपको बता दूंगा किस किस पर कितने कितने आरोप हैं। और मैं किसी भी दल से सवाल पूछूंगा, वो दल से ये बता देगा कि अभी आरोप है, इंसाफ की डगर पर चल रहा है मामला, जब इंसाफ होगा तब देखेंगे। इसीलिए मेरा सवाल सीधा रहेगा। परुष भाई, ये सवाल नहीं है, सवाल पे मैं अब आ रहा हूं। नहीं परुष भाई, सवाल पे आ जाने दे प्लीज। परुष जी, सवाल सुन ले परुष भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सवाल सुन ले। परुष भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए कमलनाथ जा रहा है, या महेंद्रजीत सिंह मालविया जी जाते हैं, या नकुल नाथ जी जाते हैं, मैं कह रहा हूं ठीक है वो जा रहे हैं, उनको ईडी का डर हो सकता है। उनके नीचे 12-12, 13-13 उनके समर्थक क्यों जाएंगे जो किसी न किसी पोस्ट पर है? उनको ईडी का क्या डर? देखिए, तो मैं स्वप्निल जी इस बात को कह रहा हूं आपसे कि नेता जो होता है, निश्चित तौर पे नेता, कार्यकर्ता से नेता बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो यही प्रक्रिया होती है कि कार्यकर्ता जो होता है वो अकेला होता है, या उसके साथ खाली 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं। जब नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के निष्ठावान नहीं थे, वो कार्यकर्ता इन चेहरों के निष्ठावान थे। छोटे नेताओं का और कुछ कार्यकर्ताओं का एक समूह होता है, तभी जाकर के वो आदमी बड़ा नेता बनता है। तो निश्चित तौर पे उनके जो समर्थक होंगे तो वो जाएंगे, फॉलो करेंगे। मैं आपसे इस बात को, और आपने जो मुझे आपराधिक छवि वाला जो आपने एफिडेविट वाली बात की, तो मैं निश्चित तौर पे मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके ऊपर दुर्भावना पूर्वक केस लगा दिए गए। केस किसी भी प्रकृति के लग सकते हैं, आपराधिक केस भी लग सकते हैं, उसके बाद सरकारें दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई करती रही है। तो केस तो झूठे भी दर्ज करवाए जा सकते हैं, जैसे अशोक गहलोत जी के हिसाब से प्रदेश में महिलाएं बलात्कार के झूठे केसेस दर्ज करवा रही थी, वो भी तो किसी आम आदमी पर ही लग रहा था। स्वप्निल जी, मेरी बात पूरी हो जाने दें, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं आपके सवालों से भागूंगा नहीं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो असली अपराधी होता है और जो एक नकली केस दर्ज होते हैं, निश्चित तौर पे दोनों पे केस तो एक जैसे होते हैं, लेकिन चरित्र समझ में आता है, जनता को समझ में आता है कि भाई ये वास्तव में अपराधी है, इसको हमने मतलब ठीक है। चूंकि बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया है परुष भाई, लेकिन ये जो चरित्र वाला शब्द है, ये जो शब्द है चरित्र, इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। और विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम तो ये देख रहे हैं ना कि वो तमाम लोग जिन पर लांछन लगे, उन पर कार्रवाइयां अब लगभग न के बराबर हो रही हैं। मानो उस दिन का इंतजार हो रहा है कि जब ये दोबारा हटने को होंगे या छटपटाएंगे, तो उस दिन इनको काबू में करने के लिए ये मामले वापस काम आ जाएंगे। अभी राजस्थान में जो पूर्व में जो कार्य 6 माह में हुए थे, उसकी समीक्षा की जो बैठक है, और जो मंत्री जी उन्होंने 20 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि जो भी काम कार्य गलत किए गए हैं पूर्व कांग्रेस सरकार ने अंतिम 6 माह में। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, जैसे मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव चल रहे थे, यहीं बाजू में एक बिल्डिंग है जिसमें रोज तिजोरियां खोली जा रही थी, फिर उस कार्रवाई को कहां रोक दिया गया? उस कार्रवाई में जो सस्पेंड होने थे अधिकारी, उनको सस्पेंड किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसा नहीं हो कार्रवाई बंद हो, और कार्रवाई को बंद नहीं कर दी गई है, कार्रवाई लगातार चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, और उसके बाद जो एक न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जो कार्रवाई चलती होगी। और आप एक बात और बताओ सुबिल जी, मैं कहना चाह रहा था, परुष जी एक मिनट आप रुकिए, आप बहुत कुछ कह चुके हो और बहुत कुछ आपके नेता बोल चुके हैं, जितना ज्यादा वो हो रहा है उतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है कांग्रेस के लिए। तो मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, जनता को भी समझने की कोशिश करो। कांग्रेस के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं? नहीं, गड़बड़ नहीं कर, मैं सुबिल जी ऐसा नहीं है, गड़बड़ करना नहीं करना। देखो सुनो, जब कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा राजनीतिक पार्टी का, तो लोग कहीं न कहीं नेतृत्व, आप अभी कह रहे थे ईडी के डर से, ईडी के डर से नहीं, कांग्रेस पीडी के डर से खत्म हो रही है, पीडी के डर से खत्म हो रही है, ईडी के डर से नहीं। पूरा देश गवाह है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय श्याम सुंदर जी, प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम देखिए क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति देखो ना। 2 मिनट आपके गुलाम नबी आजाद साहब गुलाम नहीं आजाद हो गए, उनके जी। 2 मिनट श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। परुष भाई अब 2 मिनट रुक जाए आप। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए डिफरेंस कहाँ है, हमें डिफरेंस कहाँ है ये समझना पड़ेगा। श्याम जी, बीजेपी जीतती भी है ना, तो भी वो इन कारणों का एनालिसिस करती है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे जीत का कारण बने, और कांग्रेस हारती भी है ना,
तो वो अपने हार के कारणों का चिंतन मंथन कब तक करती रहती है पता नहीं, और उसका निष्कर्ष निकलने के बाद वो कुछ उसे फॉलो करती है पता नहीं। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इनमें से अधिकतर चेहरे जो जा रहे हैं वो राहुल गांधी के करीबी रहे, ऐसे शख्स के करीबी रहे जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो 2024 में आपका अगुवा है, आपका लीडर है। श्याम जी। स्वप्निल जी, जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बनी, जो राहुल गरीब के थे उनको बनने दिया क्या मुख्यमंत्री? नहीं बनने दिया बुजुर्गों ने। अब बुजुर्ग भी जा रहे हैं और युवा भी जा रहे हैं, दोनों की स्थितियां हो रही है। देखिए, मैं फिर बोली वाली बात है आपके, जिस तरह की आप कह रहे थे कि देखिएगा कि खींचड़ चुनाव हार गए लोकसभा का, क्या वो लोकसभा के सदस्य थे, नहीं जीत पाए। विधानसभा का चुनाव भागीरथ चौधरी नहीं जीत पाए, अजमेर वाले। इसके अलावा जालोर से देवजी पटेल थे, वो भी जीत नहीं पाए। 7 तो बदलना ही है, 7 तो चुनाव में आ चुके, इसलिए इनको तो बदलना ही है। और बाकी और कितने बदले जाएंगे, क्योंकि देखिएगा मैं मान के चलता हूँ 15 करीब बदल देंगे। बदलेंगे तो देखिए उसमें से कांग्रेस के कौन जीतने वाले हैं, उन्हीं का टिकट मिलेगा। बाकी को टिकट हर एक को लेना भी नहीं चाहते मोदी जी। मोदी जी चाहेंगे कि मैं ऐसे व्यक्ति को लूं जो कि कांग्रेस को डैमेज करे और हमको फायदा दे। चाहे भले हमारे कार्यकर्ता एक बार थोड़ा बहुत दुखी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको तो 400 का टारगेट फिक्स कर रखा है, वो पूरा कैसे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार से 12 राज्यों में तो इनकी सरकारें हैं और 5 राज्यों में इनकी गठबंधन वाली सरकार है। तो मैं कह सकता हूँ कि 57% शासन कर रहे हैं आजकल आबादी पे, 57%। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी की स्थिति तो वैसे अच्छी है, ऐसे बुरी नहीं है स्थिति, लेकिन फिर भी देखिए जिस प्रकार का स्थितियां हैं, आज 290 है, अब ये 400 जाना चाहते तो 110 कैसे जीतेंगे? और 20% राजस्थान की बात करें तो 20% मत बढ़ाने पड़ेंगे। तो मोदी जी को चिंता का विषय ये है कि हम विधानसभा में इतने नहीं कर पाए थे, और देखिए, और ये जितने अब जीत के आ गए, अब सुभाष गर्ग भी चला गया, इनके यहाँ इंडी भी चला गया। देखिए वो अशोक जी ने तो कहा था कि भाई मेरा चेला है, इसको जिताओ। वो चेला ने कहा कि मैं तो विधायक थोड़ा रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो इसलिए मैं तो अपने एनडी में जा रहा हूँ। वो एनडी में चले गए। जो स्वार्थों की पूर्ति जब होगी, तो राजनीति में हमेशा पहले जरूरत सबसे बड़ा शब्द होती है। महत्वाकांक्षा तो ठीक है, लेकिन जरूरत भी एक बहुत बड़ा शब्द होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।